114 रेड विद ऑर्डर 47। ऑर्डर 47 में बेसिकली ग्राउंड्स लिखे हुए हैं, ग्राउंड्स फॉर रिव्यू। ये आप खुद भी पढ़ सकते हो। इसमें से एक मैं क्लॉज में कराऊंगा, अदरवाइज यू कैन रीड द ग्राउंड्स। रिव्यू प्लीज 114। Subject as aforesaid, any person considering himself aggrieved, number one, by a decree or order from which an appeal is allowed by this code, but from which no appeal has been preferred। तो पहला ग्राउंड हो गया कि अपील तो अलाउड है, बट अपील करी नहीं, उसके खिलाफ आप रिव्यू फाइल कर सकते हो। तो उस ऑर्डर के खिलाफ आप रिव्यू फाइल कर सकते हो। आपको देखो, रिवीजन फाइल नहीं कर सकते, रिव्यू कर सकते हो। ये थोड़ा समझने वाला पॉइंट है। किसी एक ऑर्डर के खिलाफ अपील अलाउड है, बट आपने करी नहीं। तो अगर आपने करी नहीं, तो आप उस ऑर्डर के खिलाफ आप इंस्टेड ऑफ अपीलिंग यू कैन फाइल फॉर रिव्यू। बट अगर ये रिवीजन का केस होता है ना, तो आप नहीं कर सकते थे, क्योंकि रिवीजन में अनलेस इट इज मेंशन इन 105, 106 एंड वो 104 बाई 6 में मेंशन अगर नहीं है, तो ही आप अपील कर सकते हो बस। वहां रिवीजन में उल्टा केस है, या रिवीजन में उल्टा केस है, अपील में ऐसा नहीं है। ठीक है। सो फर्स्ट इज फॉर अ केस यू अपील इज अलाउड टू यू, बट आपने अपील नहीं किया। तो अगर आपने अपील नहीं किया, तो यू कैन गो फॉर रिवीजन। सेकंड, तो कब आप रिव्यू फाइल कर सकते हो वो बता रहा हूं। सेकंड, बाय डिक्री और ऑर्डर फ्रॉम विच नो अपील इज अलाउड बाय दिस कोड। अपील अलाउड नहीं है, तो अगर अपील अलाउड नहीं है तो आप कर सकते हो। And appeal allowed from what? From decree or order। उसके खिलाफ आप रिव्यू फाइल कर सकते हो। और तीसरा, बाय डिसीजन ऑन अ रेफरेंस, बाय डिसीजन ऑन अ रेफरेंस फ्रॉम अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस। मतलब दे समथिंग कॉल्ड अ स्मॉल कॉजेस कोड, एससीसी। मैंने जब मैं आपको हायरार्की बता रहा था, अभी मैंने बताया होगा, I started with SCC only, small causes code। So from small causes code, a reference has been made। From a small causes code, a reference has been made। और उस रेफरेंस हमेशा जाती है हाई कोर्ट के पास। रेफरेंस हमेशा जाती है हाई कोर्ट के पास। स्मॉल कॉजेस कोर्ट ने एक रेफरेंस भेजी हाई कोर्ट पे। हाई एक क्वेश्चन बना के, रेफरेंस इज व्हाट? रेफरेंस इज बेसिकली अ क्वेश्चन ऑन विच द लॉ इज नॉट क्लियर। तो हाई कोर्ट, तो लोअर कोर्ट क्या करती है, दैट वो एक क्वेश्चन फ्रेम कर देती है, और वो क्वेश्चन फ्रेम करके रेफरेंस में भेज देती है ऊपर 114 में टू द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट उस क्वेश्चन पे अपना आंसर दे देती है, और फिर लोअर कोर्ट उसी आंसर के बेसिस पे अपना केस डिसाइड करती है। सो मान लो एससीसी स्मॉल कॉजेस कोर्ट ने एक रेफरेंस भेजा टू द हाई कोर्ट, और उस हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है, उस हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है। तो उस डिसीजन के खिलाफ यू कैन गो इन रिव्यू। अगेंस्ट दिस डिसीजन यू कैन गो इन फॉर रिव्यू। समझ में आ गया? ऑर्डर 47 में बेसिकली ग्राउंड्स लिखे हुए हैं। ऑर्डर 47 में ग्राउंड्स ऑफ रिव्यू लिखे हुए हैं। पहला, मतलब पहला नहीं, इंपॉर्टेंट ग्राउंड फॉर रिव्यू, नंबर 1,
in my list is there has been some discovery. There has been some discovery of new and important matter, yeah, or some evidence. New or important matter or evidence which in due diligence, important है, you could not have found earlier. पहला ग्राउंड फॉर रिव्यू कि आपको कोई एक नया एविडेंस मिला है, किसी एक अपने केस में आपको कोई एक नया एविडेंस मिला है, ये कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको समझ में, आपको अभी उसके बारे में नॉलेज मिली है, आई है, और विद ड्यू डिलिजेंस, नेग्लिजेंस नहीं, विद ड्यू डिलिजेंस आपको पहले मालूम नहीं चल पाया, तब आप रिव्यू एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, या तब भी कर सकते हो रिव्यू की एप्लीकेशन फाइल व्हेन देयर इज सम एरर एंड दैट एरर इज वेरी अपैरेंट on the face नंबर को, on the record of the case बोल लो, या वो बड़ा 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 एरर है, दैट इज वेरी अपैरेंट, साफ दिख रहा है, तब भी आप रिव्यू की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। तो ये याद रखना, इन 3 ग्राउंड्स पे आप रिव्यू की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। पहला जहां पर अपील अलाउड है बट आपने अपील नहीं करना चाहा और आप रिव्यू करना चाह रहे हो, क्यों, अभी बताता हूं, अभी थोड़ी देर में बताता हूं। सेकेंड ग्राउंड इज दैट आपको अपील अलाउड ही नहीं है, तो नो अपील अलाउड फ्रॉम डिक्री और ऑर्डर, देन यू कैन गो इन फॉर रिव्यू। तीसरा, रेफरेंस का ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर के खिलाफ आपने रिवीजन फाइल करी हाई कोर्ट में। उसके बाद मैंने बताया ऑर्डर 47 में देयर आर सम ग्राउंड्स रिटन फॉर रिव्यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर 1 इज दैट कोई एक उसी आपके वाले केस में कोई एक नया इंपॉर्टेंट एविडेंस आपके सामने आया है, इट हैज कम टू लाइट, या कोई इंपॉर्टेंट मैटर। हाउएवर आई विल एक्सप्लेन, मैं मन कर रहा हूं दोनों को एक्सप्लेन करने का, इसको एक्सप्लेन करूंगा अभी थोड़ी देर में। न्यू एंड इंपॉर्टेंट एविडेंस हैज कम टू लाइट, जो पहले आपको नहीं मालूम चल, जो आपको पहले नहीं मालूम चल सकता था, then also you can go in for review। या कोई an error which is very apparent, बहुत सामने दिख रहा है, ये तो error हो गया से, an error which is apparent on the record of the case, for that also you can go in for review। Point clear everybody? मेरी स्पीड फास्ट तो नहीं है? ठीक है मेरी स्पीड? नो सर, ठीक है। ठीक है, देखो इसको भी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं, बट ये एक्सप्लेन करना चाहता हूं। अपील अलाउड है बट अपील की नहीं, क्यों? सो फॉर एग्जाम्पल लेता हूं, सेजल को हमेशा मैं पार्टी बना देता हूँ, सेजल को आज थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं, क्यों सेजल? As usual, there is a dispute between me and Kashish with regard to this house, and I have filed the case in the trial court, in which judge is Sejal, केस चल रहा, केस इज गोइंग ऑन, जजमेंट आ गई, मैं क्यों हारूं? कशिश हारे, क्यों कशिश? मैं हारूं, तुम हारोगे? सर किसी को भी हरा दो, कोई नहीं। हाइपोथेटिकली तो है, चलो कशिश आ रही, चलो
चलो मैं हार जाता हूँ यार, अदरवाइज कशी इज वेरी स्वीट, तो आई है तो। नहीं सर, मैं तो आपको ही जिताऊंगी, मुझे ये आगे देखो। बताइए। ये देखो सब नहीं चलेगा, आ- ऐसे यहाँ नॉट आ- अलाउड। तो देखो, I have lost. Now इसको ध्यान सुनना, I have lost and I have an option of to appeal. मेरे पास ऑप्शन है अपील करने का, बट मैंने अपील नहीं की, मैंने उसके खिलाफ रिव्यू फाइल कर दिया। इस रिव्यू फाइल किया इस जजमेंट के खिलाफ जहां पर मैं हारा हूं, एंड कशिश हैज वन। तो सबसे पहला हम काम पता यूजुअली, और ये और जब आप इफ यू विल अंडरस्टैंड लिटिल प्रैक्टिकलिटी हियर, तो प्रैक्टिकल में ना लोग अपने सारे ऑप्शन एग्जॉस्ट करते हुए चलते हैं, सारे एडवोकेट्स इन अ केस। तो मान लो एक केस में मान लो आई हैव लॉस्ट, तो आई विल, और मेरे पास ऑप्शन है अपील करने का, तो ध्यान सुनना इसको, ऑप्शन है अपील करने का, बट मैं चाहता हूं कि मैं अपील ना करूं, मैं रिव्यू करूं। हालांकि रिव्यू पैसा वेस्ट होता है, बेसिकली रिव्यू पैसा वेस्ट होता है किसी क्लाइंट का। क्यों? क्योंकि रिव्यू उसी कोर्ट में फाइल होती है जिस कोर्ट ने पहला ऑर्डर दिया है। रिव्यू उसी कोर्ट में फाइल की जाती है जिस कोर्ट ने वो जजमेंट आपके खिलाफ दी है। तो व्हाई डू आई कॉल इट पैसा वेस्ट, इज बिकॉज जो जज ने, इट इज, हाँ पैसा वेस्ट इन द सेंस, मतलब डोंट टेक इट नेगेटिवली। पैसा वेस्ट मतलब कभी कभी जजेस क्या है कि बोनाफाइडी कोई फैक्ट को मिस इंटरप्रेट कर जाते हैं व्हाइल गिविंग जजमेंट्स। बोनाफाइडी इन गुड फेथ कोई फैक्ट को मिस इंटरप्रेट कर जाए, तो रिव्यू आप हमेशा उसी कोर्ट में लगाते हो जिस कोर्ट ने जजमेंट आपके खिलाफ दी है, और उस जज को बोलते हो कि आप ही के कोर्ट ने, आप ही ने ये जजमेंट पास करी है, इस जजमेंट में ये गलतियां हैं। तो रिव्यू विल ऑलवेज लाई इन द सेम कोर्ट। मोस्टली चांसेस आर दैट रिव्यू इज डिसमिस्ड। So when the reviews is dismissed, when the review is dismissed, then you can go in for appeal. When the review is dismissed, then you can go in for appeal. आप यूजुअली डायरेक्ट अपील पे नहीं जाते। तो अगर अगर आप डायरेक्टली अपील में नहीं गए और आप रिव्यू में चले गए, तो रिव्यू हमेशा उसी कोर्ट में फाइल होती है जिस कोर्ट ने जजमेंट पास की है। इनफैक्ट वही जज रिव्यू का ऑर्डर पास करेगा, क्योंकि वही कोर्ट, वही सेम जज रिव्यू का ऑर्डर पास करेगा जिसने वो जजमेंट पास करी है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अब मान लो सेजल अभी लेट्स सपोज 30,000 में वकील है, सॉरी जज है, फिर मान लो इसकी पोस्टिंग हो गई लेट्स सपोज साकेत कोर्ट में, पोस्टिंग हो गई एंड शी हैज गॉन टू साकेत कोर्ट। अब आपने रिव्यू फाइल करना है, तो कभी कभी ना बहुत सारे एडवोकेट थोड़े होशियार भी होते हैं, उनको, अब वो इसमें होशियारी इन द सेंस कि उनको तो नहीं मालूम कि किसी जज का ट्रांसफर ऑर्डर कब आने वाला होता है, बट मान लो किसी क्लाइंट की किस्मत अच्छी हुई तो उसने कुछ टाइम वेट किया, अपील का पीरियड, रिव्यू का पीरियड होता है वेट करने का, फाइल करने का, तो मान लो उसने वो पीरियड तक वेट किया एंड ऑन द लास्ट डे ही गोज टू फाइल एन अपील, बट तब तक सेजल का, क्योंकि सेजल ने ही मेरे खिलाफ जजमेंट पास करी थी, तो सेजल का ट्रांसफर हो गया फ्रॉम साकेत कोर्ट, फ्रॉम तीसराई टू साकेत कोर्ट। तो इन द नेक्स्ट 6 months, ये दिखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन द नेक्स्ट 6 months अगर चांसेस नहीं है कि सेजल का ट्रांसफर वापस 30,000 हो सकता है, तो मेरा रिव्यू किसी और जज के पास जाएगा, और वहां पर चांसेस होते हैं कि मैं जीत जाऊं, क्योंकि नया जज, नया पर्सपेक्टिव। तो रिव्यू इज ऑलवेज फाइल्ड इन द सेम कोर्ट unless that judge is not available and in the next 6 months he will not return back. इसको लिख लीजिए प्लीज, ये तुम लोग लिख लो, प्लीज राइट इट डाउन। an application for review an application for लिख रहे हो ना? हाँ जी सर। लिखो प्लीज। an application for review will be filed in the same court. An application for review will be filed in the same court
in which the court has passed its decision. In which the court has passed its decision. And the rule is that the same judge will hear the matter. And the rule is that the same judge will hear the matter. And the same judge will hear the matter. Unless the judge is not available, and in the next 6 months, he will not return to the court. In the next 6 months, he will not return to the court. Then you can get it reviewed. By some other judge. Point clear, everybody? So I have a doubt. Please पूछो. So suppose जैसे इसी केस में आपने जैसे रिव्यू की एप्लीकेशन फाइल करी एंड आफ्टर 15 days या विद इन 1 month, आफ्टर 1 month सेजल का ट्रांसफर हो गया, तो फिर उस केस में क्या होगा? हाँ, तो ट्रांसफर हो गया, मतलब 6 months तो मैंने ब्रॉड पीरियड दे दिया, उसके अंदर भी हो सकता है ट्रांसफर. तो मतलब सेजल ही केस हैंडल करेगी ना? नहीं. मान लो आज उसने ऑर्डर पास किया और कल उसका ट्रांसफर हो गया, तो अब ट्रांसफर हो गया और नेक्स्ट 6 महीने में वो वापस नहीं आने वाली. मैं ये कहना चाह रहा हूं. उसने ऑर्डर पास किया, जज, और उस ऑर्डर से मैं हार गया. उसने वो जजमेंट पास करी और जजमेंट से मैं हार गया, और आज जजमेंट पास हुई और कल उसका ट्रांसफर हो गया टू सम अदर कोर्ट, और ये आशंका नहीं है कि नेक्स्ट 6 months में वो वापस आने वाली है इसी कोर्ट में. तो अब आप किसी और कोर्ट में रिव्यू फाइल कर सकते हो, किसी और जज के सामने. ठीक है सर, ओके, है ना? ठीक है जी. नाउ द 2 points which I wanted to sort of clarify, which is, जब मैंने बोला that order 47 में 2 points हैं which has to be taken into consideration. जब मैंने बोला कि मान लो some new evidence or some new matter has just hold on. Now the 2 points which I wanted to sort of clarify to you people, कि जो grounds हैं for review, उसमें से मैंने तुम्हें बोला कि मान लो कोई एक नया एविडेंस मिल गया आपको, या कोई एक न्यू मैटर हैज कम टू लाइट. न्यू मैटर का मतलब क्या हुआ? मैटर मीनिंग न्यू फैक्ट हैज कम टू लाइफ, टू योर लाइट, टू योर नॉलेज. न्यू फैक्ट हैज कम टू योर नॉलेज मतलब वो फैक्ट जो आपको पहले मालूम नहीं था और अभी मालूम चला है बस. एग्जाम्पल, मान लो there is a dispute between me and, let's suppose, Kashish, with regard to possession of this house. I have to prove that I got the possession of the house in succession. मतलब ये घर मेरे बाप दादाओं का था, उसके बाद मेरे फादर का था, और अभी मेरा घर है. मुझे ये प्रूव करना है इस सूट में. अल्टीमेटली मैं ये प्रूव नहीं कर पाया. अल्टीमेटली जय कुड नॉट prove succession. Jay could not prove succession. तो उसका केस डिसमिस्ड हो गया. तो इस केस गॉट डिसमिस्ड.
Later after about 1 month or 2 months, later on I got to know that एक मेरे फादर ने कोई विल बना रखी थी। क्या सुनना, लेटर ऑन आई गॉट टू नो कि मेरे फादर ने एक विल बना रखी थी और वो विल मेरे फेवर में है। एंड दैट विल इज इन माय फेवर। और इस विल के बारे में मुझे अभी अभी मालूम चला है, जस्ट गॉट टू नो। This is what is called as new fact has come to light. This is what is called as new fact which has come to light. या न्यू एविडेंस मिला है मुझे। अब से मान लो इसी सूट में, इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहा हूं, इसी सूट में मुझे विल की कॉपी पहले से मिल गई थी, बट वो विल की कॉपी प्रॉपर नहीं थी। इट वाज नॉट प्रॉपर, इट वाज सॉर्ट ऑफ नॉट रजिस्टर्ड, इट वाज नॉट प्रॉपर, इट वाज नॉट रजिस्टर्ड, और उसकी वजह से मैं आई लॉस्ट, उसकी वजह से आई लॉस्ट। और बाद में मुझे उसी विल की रजिस्टर्ड कॉपी मिल गई, बाद में मुझे उसी विल की रजिस्टर्ड कॉपी मिल गई। इसको बोलते हैं सम न्यू मैटर और न्यू एविडेंस हैज कम टू लाइट। बट इट शुड बी बोथ, should be bona fide with due diligence. फ्रॉड नहीं करो, फ्रॉड नहीं करोगे, फ्रॉड किया तो आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। यू हैव टू प्रूव टू द कोर्ट, कोर्ट पूछेगा आपसे कि पहले कहां सोए हुए थे, क्या पहले क्यों नहीं लेकर आए ये विल, तो आपको कोर्ट को बताना पड़ेगा कि पहले ये विल नहीं थी और अभी भी मेरा मामा रहता है अमेरिका में, वहां से वो अभी भी लेकर आया है, पहले उसको नहीं मालूम था कि ये केस चल रहा है, ये जस्ट गॉट टू नो। समझ में आया? तो दिस एंड you have, because this is very important, this is very important to prove with due diligence, bona fide, in good faith. In good faith you could not have discovered the will earlier on. अच्छा, मैं तुम्हें बता रहा था कि रिव्यू का पीरियड होता है, तो सडनली आई इट क्लिक्ड, थोड़ा सा इंटररेट कर रहा हूँ। आर्टिकल 1 2 3 124 of the Indian Limitation Act 1963 gives you 30 days to file for review. To file for review. एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर होती है, बिकॉज खैर मैं तो वहीं प्रैक्टिस करता हूं तो मुझे मालूम है, आई प्रैक्टिस देयर सो आई नो दैट सुप्रीम कोर्ट आल्सो हैज द पावर ऑफ रिव्यू। तो मान लो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास करी, उस जजमेंट के खिलाफ आपने रिव्यू फाइल किया, और अगर आप रिव्यू में भी हार गए तो दे समथिंग कॉल्ड एज क्यूरेटिव पिटीशन। दिस इज कॉल्ड एज रिव्यू का रिव्यू। इस रिव्यू का रिव्यू इज क्यूरेटिव। इस ऑर्डर का रिव्यू करवाना है तो उसको क्यूरेटिव पिटीशन बोलते हैं। समथिंग एक्स्ट्रा, समथिंग फॉर योर नॉलेज। समझ में आया एवरीबॉडी? Yes, sir. ये लिख लेना दैट आर्टिकल 124 30 गिव्स यू 30 days पीरियड फॉर रिव्यू। ऑर्डर 47 में आई टोल्ड यू कि ग्राउंड्स लिखे हुए हैं। उस ऑर्डर में से आई जस्ट वांट टू डिस्कस ऑर्डर रूल टू, ऑर्डर 47 रूल 2 विद यू, क्योंकि वो थोड़ा सा ना डाइसी है और वो समझ में नहीं आता बहुत जल्दी किसी को। So I just want to take you to order 47, please.
अपने पेरेक्स में ऑर्डर 47 खोल लो प्लीज, या मेरे सामने खोल ही रहा है तो। ट्वेंटी 27, 34, 39, ये देखो ये लिखा है अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। देखा देखा? यस सर। अरेस्ट तो सिविल लॉ में भी अरेस्ट हो सकता है। थर्टी नाइन, 42, 47. Order 47, and I just want to discuss rule 2 with you. Yeah, please. A party who is not appealing from a decree or order may apply for review of judgment, notwithstanding, ये ध्यान से पढ़ना, sorry, notwithstanding the pendency of an appeal by some other party, except where the ground of such appeal is common with the applicant and the appellant, or when being respondent he can present to the appellate court as the case on which he has applied for. ये लाइन समझने वाली है, ये लाइन आपको कोई नहीं समझा पाएगा, ध्यान सुनिएगा प्लीज। अ पार्टी हु इज नॉट अपीलिंग फ्रॉम अ डिक्री और ऑर्डर, मतलब एक पार्टी है वो ऑर्डर के खिलाफ अपील नहीं कर रही या डिग्री के खिलाफ अपील नहीं कर रही, मैं अप्लाई फॉर रिव्यू, तो वो रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकती है। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब किसी चीज के ना होते हुए भी, नॉट विथ स्टैंडिंग द पेंडेंसी ऑफ एन अपील बाय सम अदर पार्टी, बाय सम अदर पार्टी मतलब दो पार्टीज हो गई यहां पर। अब देखो इंग्लिश लैंग्वेज की इंटरप्रिटेशन है बेसिकली, बाय सम अदर पार्टी, दो पार्टीज हो गई, except where the ground of such appeal is common to the applicant. देखो मैं समझाता हूं, I'll make you understand. देखो ये क्या बेसिकली कहना चाह रहे हैं, तो ध्यान सुनना इस क्लॉज को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर 47 रूल 1 क्लॉज 2 तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि कोई ऑर्डर या कोई जजमेंट या कोई डिक्री एक अपीलेबल है कि उसके खिलाफ आप अपील फाइल कर सकते हो, यू कैन प्रेफर एन अपील। और अगर आपने अपील करी तो अब आप रिव्यू नहीं कर सकते, या आप एक टाइम पे एक ही चीज कर सकते हो, अपील करोगे तो रिव्यू नहीं कर सकते, रिव्यू कर रहे हो तो अपील बाद में कर सकते हो। तो किसी ऑर्डर जजमेंट के खिलाफ आपने अपील करी, तो अपील करी देन द रिव्यू इज नॉट अलाउड इफ अपील्ड। ध्यान सुनना, मैं रिपीट कर दूंगा इफ नीड बी, इफ यू हैव अपील्ड देन यू विल नॉट गेट अ प्रोविजन टू रिव्यू। देखो समझाता हूं, एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो दो लोग हैं, मी एंड Kashish is there, and together we have filed a suit against Teja. Together we have filed a suit against Sejal. अब ये जो सूट फाइल किया हमने, this suit got dismissed. ये जो सूट फाइल किया हमने, this suit got dismissed. मेरी आवाज को क्लियरली आ रही है? यस सर। क्लियर।
ये सूट फाइल किया और ये सूट डिसमिस हो गया। अब जैसे ये सूट डिसमिस हुआ, राइट टू अपील एक्टिवेट हो गया मेरा और राइट टू अपील एक्टिवेट हो गया कशिश का। सपोज कशिश गोज इन अपील, कशिश अपील करती है और या उससे पहले कशिश ने, हम दोनों साइमल्टेनियसली हमने जॉइंट सूट किया था सेजल पे, तो हम दोनों हारे। जैसे ही हम दोनों हारे, हमारे दोनों का अपील का राइट एक्टिवेट हो गया। कशिश ने अपील करी। तो जैसे ही कशिश अपील, एंड दिस इज माय क्वेश्चन टू यू, जैसे ही कशिश अपील करती है तो क्या जय का रिव्यू का राइट लॉस्ट हो जाएगा क्या? दो पार्टीज हैं, मिलके उन्होंने सूट फाइल किया तीसरी पार्टी पे, दोनों हार गए। उन दोनों पार्टी में से एक पार्टी ने अपील फाइल कर दी। तो क्या इसका मतलब हम ये समझें कि पहली पार्टी का जो राइट है रिव्यू का, दैट इज लॉस्ट? नहीं सर, आई थिंक दोनों के पास अपना अपना राइट होगा। यस यस, इवन इफ कशिश हैज फाइल्ड एन अपील, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉलेज में तुम्हारे एग्जाम में पूछेंगे और तुम टॉप कर जाओगे इजी लिखोगे तो। Even if one party has gone in appeal and other party is not preferring an appeal, other party can go in for review. So the review ka power is not lost. Review का power is not lost. पहले मुझे ये समझाओ कि यहां तो समझ में आया कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत, हिमानी, किसी को कोई दिक्कत तो बताओ। नो सर, क्लियर है। ठीक है ठीक है, क्लियर है। थोड़ा ट्विस्ट लेकर आ रहा हूं, ध्यान सुनिएगा प्लीज। यहां तक तो आपको समझ में आ गया दैट दो जॉइंट पार्टीज में से एक पार्टी अपील करती है तो पहली पार्टी का रिव्यू का राइट लॉस नहीं होता। बट द ग्राउंड ऑन विच कशिश हैज मेड एन अपील, वो ग्राउंड, ये बहुत ध्यान सुनना, द ग्राउंड ऑन विच कशिश हैज मेड एन अपील and the ground on which Jay will file a review the ground on which Kashish has gone in appeal, ये ground, the ground on which Kashish has gone in appeal, ground one, and the ground on which Jay goes in review, अगर ये दोनों ग्राउंड कॉमन है तब जय के पास रिव्यू का राइट नहीं होगा। लेकिन तभी जब वो कॉमन है। देखो ये बारीक पॉइंट है, वेरी माइन्यूट पॉइंट। पहले तो रिपीट कर रहा हूं, पहले तो ये समझ लो, अगर दो पार्टी साइमल्टेनियसली एक तीसरी पार्टी पे सूट फाइल करती है और वो सूट हार जाती है तो दो पार्टी में से एक पार्टी ने अपील करी तो दूसरी पार्टी का रिव्यू का राइट नहीं मर जाता, तो दैट राइट विल ऑलवेज बी देयर विद द अदर पार्टी। बट if the grounds are common on which one party has filed an appeal and the other party has gone for review, if the grounds are same, then the other party who has gone for review, that will not be allowed. That will not be allowed. But अगर जय के पास कोई एक तीसरा ग्राउंड है, कोई डिफरेंट ग्राउंड है, if different ground, then review allowed.
डिफरेंट ग्राउंड है तो रिव्यू अलाउड है। कॉमन सेंस है ये, किसी में है कि मैं जवाब दूं क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? सर जब एक टॉपिक पे डिसाइड हो चुकी है चीज तो उसी टॉपिक पे या उसी सब्जेक्ट मैटर पे दोबारा थोड़ी कोर्ट रिव्यू सुनेगी। है ये क्या बोला? मैं बोल रहा हूं कि ग्राउंड कॉमन है तो रिव्यू मना कर दी, डिफरेंट ग्राउंड है तो रिव्यू अलाउ कर दी, ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि एक सेकेंड, जब जब यहाँ रिव्यू अलाउड है तो सिर्फ जय की रिव्यू है ये, कशिश अपील कर सकती है। और अगर यहाँ पर ग्राउंड सेम है तो सिर्फ जय का रिव्यू का लाइट लॉस्ट हुआ है, कशिश फिर भी अपील कर सकती है। सारी कंट्रोवर्सी जय के खिलाफ हो रही है क्योंकि जय ने अपील फाइल नहीं करी कशिश के साथ। This entire controversy has arisen because Jay did not file an appeal with Kashish. तो ऐसे ध्यान समझो उसको, अभी समझ में नहीं आया शायद तुम्हें। दो पार्टी थी ना? यस सर। हाँ, तो एक पार्टी तो अपील कर रही है मजे से, यस सर। दूसरी पार्टी अपील नहीं कर रही, उसको रिव्यू करना है। ओके। वो सिचुएशन है, वो सिचुएशन मैंने समझाई है तुम्हें। तो जय का अगर ग्राउंड डिफरेंट है तो जय रिव्यू कर सकता है, बट दैट डज नॉट मीन कि वो कशिश अपील नहीं कर सकती। कशिश अपील कर सकती है और वो कर ही रही है अपील। बट अगर जय का रिव्यू का ग्राउंड और कशिश का अपील का ग्राउंड कॉमन है तो जय का रिव्यू का राइट नहीं आएगा। और कॉमन सेंस है ये, कोई मुझे बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ है? कैन समबडी प्लीज टेल मी व्हाई दिस हैज हैपेंड? सर टू कैन आई रिड्यूस ट्राई? मल्टीप्लिसिटी। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज, यस सर, सर मैं यही बोलने वाली थी कि हाँ अगर मैं एक पॉइंट पे अपील फाइल कर रही हूँ और आप सेम पॉइंट पे रिव्यू फाइल कर रहे हो तो कोर्ट अलग तरीके से सेम यस मेथड पे क्यों करेगी यस फिर से? यस, एक ही पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट जजमेंट्स आ जाएंगी। क्या पता अपील डिसमिस हो जाए बट रिव्यू अलाउ हो जाए, कंट्रोवर्सी और नहीं बढ़ जाएगी। क्या पता अपीलेट कोर्ट ने इसका अपील डिसमिस कर दी बट रिव्यू उस सेम कोर्ट ने सुना और वो अलाउ कर दिया। तो ये, अब सेकेंडली टू रिड्यूस मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग। समझ में आया? बिकॉज देयर चांसेस, लिख लो उसको एक सेंटेंस में, बिकॉज देयर चांसेस of two conflicting decrees, underline please, very very important, underline please, because there are chances of two conflicting decrees. Full stop. Is this point clear everybody? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। सर क्लियर। ठीक है हिमानी? सर क्लियर है। ठीक है, लेकिन अभी गेम खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज तो अब आएगी। इस पूरे ऑर्डर में सिर्फ एक यही क्लॉज है जो आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि इससे हिडन मीनिंग्स हैं और ये जो पढ़ते हैं, जो कोर्ट में आर्ग्यू करते हैं उन्हीं को यूजुअली मालूम होता है ये। देखो अब मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान सुनना। A party who is not appealing from a decree or order may apply for a review of judgment, notwithstanding the pendency of an appeal by some other party, except where the ground of appeal is common to the applicant and the applicant, comma, देखो कॉमा लगाया फिर लगा दिया और, तो मैंने यहां से और व्हेन, देखो इंग्लिश लैंग्वेज देखो, और व्हेन फिर कॉमा, और व्हेन फिर कॉमा, तो उठा लो जरा इसको और व्हेन को, और व्हेन
being respondent, he can present to the appellate court the case on which he applied for review. Sorry. पीछे सारा गायब कर दिया. अब पढ़ो, अब ध्यान से पढ़ो. A party who is not appealing from a decree or order may apply for a review of judgment, notwithstanding the pendency of an appeal by some other party, except where the ground of such appeal is common to the applicant and the applicant, or when he applied for the review. बीच का सब गायब कर दिया. Or when he applied for the review. आप समझो इसको बारीकी से, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं. तभी मैंने बीच में, हालांकि आई शुड हैव पुट 3 डॉट्स, इतने सारे डॉट्स नहीं आते, सिर्फ 3 डॉट्स ही आते हैं, बट चलो एग्जांपल लेके समझा रहा हूं. आई होप यू आर मेकिंग नोट्स. ऑल दीज नोट्स बना रहे हो ना अपनी कॉपीज में? Yes, sir. Yes, sir. वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, वैल्यूएबल एजुकेशन. बेचारी ऐसे बोलेगी, बार बार घुसा देते हो अंदर. There is a dispute between me and Kashish with regard to this house. Again, possession of this house. Again, possession of this house. So there's a dispute between me and Kashish. अब मैंने जब कशिश पे, ध्यान सुनना, मैंने जब कशिश पे सूट फाइल किया तो मैंने कोर्ट से क्लेम क्या क्या किया. एक तो पोजेशन ही क्लेम करी. सेकंड क्लेम किया मीन प्रॉफिट्स, या लोग उसको मेसने प्रॉफिट्स भी बोलते हैं. और तीसरा क्लेम किया कॉस्ट, आने जाने का खर्चा, कोर्ट की, वकील की फीस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो कॉस्ट क्लेम करी. ये 3 चीजें क्लेम करी. कशिश ने भी यही सेम 3 चीजें क्लेम करी हैं. फाइनली मैं जीत गया. आई हैव वन. बट कोर्ट ने ये जो मेरी प्रेयर है ये 3 चीजों की, इसमें से सिर्फ कोर्ट ने मुझे यही अवार्ड किया. ये और ये कोर्ट ने मुझे नहीं दिया. तो आई एम अग्रीड. Irrespective of the fact that I won, I am still aggrieved. I'm still aggrieved because I asked for 3 things, but court has only granted me 1. Point clear? किसी को डाउट पूछो. No, sir. No doubt. Kashish, to because lost, as it is, she is aggrieved. Kashish, because she lost, as it is, she is aggrieved. So basically, दोनों parties aggrieved है. Both the parties go in appeal. Both the parties go in appeal. मान लो Kashish, because Kashish has lost significantly, तो Kashish goes in appeal. When Kashish will go in appeal, obviously Jay will become the respondent. Kashish will go in appeal, तो obviously Jay will be respondent. But जहां पर मैं तुम्हें बोला था कि कोर्ट ने मेरी 3 प्रेयर में से सिर्फ एक ही प्रेयर ग्रांट करी और बाकी 2 ग्रांट नहीं करी, और उसकी वजह से मैं अग्रीव्ड हूं, तो आई वाज प्लानिंग टू फाइल अ रिव्यू against these 2 things. I was planning to file a review for these 2 things. But in the meanwhile, Kashish ने अपील फाइल कर दी. तो
जो ग्राउंड्स मैं रिव्यू में उठाने वाला था, द ग्राउंड ऑन विच जय wanted to go in review, to all those same grounds will be allowed to me to raise in appeal. इसको हम बोलते हैं क्रॉस ऑब्जेक्शंस। इसको हम बोलते हैं क्रॉस ऑब्जेक्शंस। वो ग्राउंड जो मैं रिव्यू में उठाने वाला था और अब नहीं उठा पाऊंगा क्योंकि कशिश ने मेरे खिलाफ अपील फाइल कर दी है, वही सेम ग्राउंड में अब अपील में उठाऊंगा। इसको हम बोलते हैं क्रॉस ऑब्जेक्शंस। हाँ जी, नहीं समझ में आया? फिर से रिपीट करूं? सर एक डाउट है। हाँ पूछो बोलो, सर डाउट होना यहाँ लाजमी पे है। जैसे सर यहाँ पे जैसे कशिश ने, जैसे मैं केस हार गई और मैं ग्रीव्ड और मैंने कोर्ट में जाके फाइल की अपील, तो अपील, मैं भी वेरी तो, गुड। हाँ जी, तो मैं भी तो अपने अपील में यही 3 चीजें ही हाँ मांगूंगी ना तुम तो सर की, लोगी, तुम तो पोजेशन। ऑब्वियसली 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 तुम तो लोगी, तुम तो मांगोगी, बट मेरा भी तो राइट है रिव्यू का या अपील का। तो सर फिर यहाँ पे जैसे भी हमने पीछे डिस्कस किया था, तो मेरे ग्राउंड्स ऑफ अपील और आपका ग्राउंड ऑफ रिव्यू सेम नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, क्यों? मैं तो मेरा रिव्यू का ग्राउंड सिर्फ प्रॉफिट, मीन प्रॉफिट्स और कॉस्ट लेना है। पोजीशन तो मुझे मिल गई है घर की। आई हैव गॉट द अच्छा। पोजेशन ऑफ द हाउस। कब सेम होता? वेरी गुड क्वेश्चन कशिश। कब सेम होता? जब पोजेशन क्लेम कर रहा होता, क्योंकि तुम भी तो पोजेशन ही क्लेम कर रही हो। हाँ जी सर। हाँ फिर देखो डिफरेंस, विजडम एंड इंटेलिजेंस समझने की कोशिश करो। पॉइंट ऑफ रिव्यू एंड पॉइंट ऑफ अपील सेम तब होते जब हम दोनों पोजेशन क्लेम कर रहे होते, क्योंकि तुम भी वो उस घर में रहना चाहती हो, उस घर की मालकिन बनना चाहती हो, मैं भी उस घर का मालिक बनना चाहता हूं। वो केस नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर केस ये है कि मैं जीत चुका हूं, मुझे पोजीशन मिल चुकी है, बट मुझे कॉस्ट नहीं मिली। जो खर्चा हुआ कोर्ट में आने जाने का, वकील को हायर करने का, वो कॉस्ट नहीं मिली। तो मैं तो सिर्फ कॉस्ट वाला पार्ट से अग्रीव्ड हूं। मुझे कॉस्ट दो भैया, कॉस्ट क्यों नहीं दी? बट यू ऑन द अदर हैंड यू आर क्लेमिंग पोजेशन। आई एम नॉट क्लेमिंग पोजेशन, जय इज नॉट क्लेमिंग पोजेशन, कशिश इज क्लेमिंग पोजेशन। So point is different, grounds is different. So I was about to file review with regard to 2 points, one mean profits या mesne profits and second cost, but in the meantime you filed an appeal. अब मैंने सोचा कि यार why to do multiplicity of proceedings, कि वो सेम केस रिव्यू में भी चल रहा है, वही सेम केस अपील में भी चल रहा है, कोई फायदा नहीं है। तो उसलिए मैंने सोचा कि इंस्टेड ऑफ फाइलिंग फॉर रिव्यू, क्यों ना मैं ये दोनों ग्राउंड अपील में उठा दूं अगेंस्ट। और जब मैं अपील में उठाऊंगा ये दोनों पॉइंट्स, तो उसको बोलते हैं क्रॉस ऑब्जेक्शंस, कि आपकी ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द जजमेंट विच यू हैव लॉस्ट, और मेरी ऑब्जेक्शन आपके खिलाफ कि भैया मुझे मीन प्रॉफिट तो दे दो, कॉस्ट तो दे दो। ठीक है सर। मैंने अभी एक सेंटेंस बोला, टू रिड्यूस मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स। अगर यही सेम केस हाई कोर्ट में चल रहा होता, अभी मैं थोड़ी देर में एक चीज पढ़ाऊंगा विच कॉल्ड एज एलपीए, लेटर्स पेटेंट अपील, जिसमें हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होती है टू डू ट्रायल। तो अगर उस केस में एक ही पार्टी 2 केस फाइल कर लेती है, तो हाई कोर्ट दोनों केस को मर्ज कर देती है और सेम इकट्ठा ट्रायल चला देती है। बट वो केस अगर वो होता तो तुम्हारा पॉइंट वैलिड होता। तो पॉइंट ये होता कि यार व्हाई टू रिड्यूस मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स, तो इसलिए हमने दोनों केस को ज्वाइन कर दिया। बट यहाँ तो एक रिव्यू, आई जस्ट टोल्ड यू, रिव्यू कहाँ होता है? ट्रायल कोर्ट में, उसी कोर्ट में जिस कोर्ट ने जजमेंट पास किया है, और अपील होती है हाई कोर्ट में।
या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, व्हाटएवर। तो उसको बोलते हैं क्रॉस ऑब्जेक्शंस। हाँ जी, नहीं समझ में आया कि आ गया? सर आ गया समझ में। कहाँ हैं बाकी लोग? समझ में आ रहा है कि नहीं किसी को? यस ये सर। ये बारीकी है, सर क्लियर है। बारीकी है, ये रिकॉर्ड बारीकी। समझ में आ गया? आगे चलो, देखो मैंने कैसे बीच में से वर्ड खा गया मैं। I want to explain you the entire sentence. ऐसे पढ़ते हैं लोग। Anyways, explanation देख लो उसकी। The fact that the decision on a question of law on which judgment of the court is based has been reversed or modified by subsequent decision of a superior court in any case shall not be a ground for review. मतलब मान लो एक लॉ पे देयर इज अ केस गोइंग ऑन एंड हाई कोर्ट ने जजमेंट पास कर दी। हाई कोर्ट ने प्रेजेंट लॉ को देखते हुए हाई कोर्ट ने जजमेंट पास कर दी। लेटर ऑन, कुछ टाइम बाद लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट ने वो लॉ की इंटरप्रिटेशन ही बदल दी। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टाइम बाद उस लॉ की इंटरप्रिटेशन ही बदल दी। तो कैन द पार्टी हु लॉस्ट फाइल फॉर रिव्यू ऑन द ग्राउंड ऑफ चेंज ऑफ इंटरप्रिटेशन? द आंसर इज नो, शैल नॉट बी अ ग्राउंड फॉर रिव्यू। नो, बेसिकली दे आर पुटिंग, लिख लो एक सेंटेंस में, दे आर पुटिंग अ रिस्ट्रिक्शन that the change of law, they're putting a restriction that the change of law, they're putting a restriction that the change of law or change of interpretation, change of law or change of interpretation cannot be a ground for review. Change of law or change of interpretation cannot be a ground for review. Clear, everybody?